नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कॉमर्स एंड एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम बात करेंगे भारत की संपूर्ण शिक्षा नीतियों के परिदृश्यों के बारे में कि कैसे आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा प्रदान करने का आधार रहा है। तो चलिए इस पॉलिसी का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्यों आने वाले टाइम में करंट सिचुएशन पे जो भी टॉपिक होंगे वो आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात करते हुए सबसे पहले हम इसके इतिहास पर बात करेंगे कि आज़ादी के बाद कौन कौन से कमीशन बनाए गए और शिक्षा प्रदान करने का क्या आधार रखे गए। तो सबसे पहले दोस्तों, जो एजुकेशन कमीशन बनाया गया था वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो बनाया गया था 1948 में। और ये बनाया गया था श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था कि देश में शिक्षा का विस्तार करना। उसके बाद दोस्तों बनाया गया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में। इनके अध्यक्ष बता देता हूँ मैं कौन थे आपको। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। और जो तीसरा कमीशन था वो था इंडियन एजुकेशन कमीशन, 1964 से 66 के बीच में बनाया गया था ये, जिसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी जी। उसके बाद बनाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, पर यह लागू नहीं हो पाई थी। इसके बाद हम बात करते हैं जो अभी तक चलती आई थी उस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, इतिहास के बारे में जानते हुए मैं बताऊं, जो प्रथम नेशनल शिक्षा नीति थी वो बनाई गई थी 1986 में, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री थे श्रीमान राजीव गांधी। इनके अध्यक्ष यानी इनके समय में जो पॉलिसी बनाई गई थी वो थी नेशनल शिक्षा नीति 1986। दोस्तों, इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो ड्राफ्ट तैयार किया था 1979 में। इसके बाद 1992 में नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे। जिनके कार्यकाल में 1992 में इस शिक्षा नीति में बदलाव किए गए थे, परंतु इसे चेंज नहीं किया गया था। तो आप जान सकते हैं 1986 से लेकर 2020 तक ये पॉलिसी चलती आई है। करीबन ये पॉलिसी 34 साल तक चली है। और 34 साल के बाद हमारे लिए नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इतिहास के बारे में मैंने आपको सारी बात बता दी है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं नेशनल शिक्षा नीति 2020 की प्रक्रिया के बारे में। आप जैसे कि आपको पता होगा कि 1-2 महीने के अंदर इसका कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया होगा, तो इसकी शुरुआत की जा चुकी थी 31 अक्टूबर 2015 को। श्री TSR सुब्रमण्यम जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 27 मई 2016 को। 27 मई 2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 24 जून 2017 को हमारे पूर्व इसरो चीफ श्री के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिनको एक कार्य सौंपा गया था, जो था इस नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट या मसौदा तैयार करना। तो ये कार्य किसको सौंपा गया था? श्री के कस्तूरी रंगन जी की 9 सदस्यों वाली कमेटी को ये कार्य सौंपा गया था। इसके बाद हम देखें तो ये इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी वो सौंपी थी 31 मई 2019 को। किसको? मानव संसाधन मंत्रालय को। जो ये ड्राफ्ट था इनको प्रस्तुत किया था मानव संसाधन मंत्रालय को। उसके बाद बात करें तो हम 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्या मिली? मंजूरी मिली। कब मिली? 29 जुलाई 2020 को। इसके बाद ये देखा है कि जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल जी।
कौन है? रमेश पोखरियाल। तो इसके बाद बात करें हम, तो इसके लिए एक और बनाया गया है कि देश में शिक्षा के लिए एक ही नियामक बनाया जाएगा, यानी एक ही रेगुलेटर बनाया जाएगा। जैसे यूजीसी हो गया, तो उसी की तरह जो अन्य रेगुलेटर होते हैं उसकी जगह एक ही जो है नियामक या रेगुलेटर बनाया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन भी किया जाएगा, जिसमें कि प्राइवेट स्कूल जो मनमानी की फीस वसूलते हैं उस पर रोक लगाई जा सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किए गए स्कूली शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा में क्या बदलाव किए गए हैं। जो इसके अंदर बदलाव किए गए हैं, जैसे कि हमारा पहले जो हमारा प्रारूप था शिक्षा का वो था 10+2, मतलब 10वीं तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। उसके बाद आपको साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कोई एक स्ट्रीम का चयन करना होगा और वही विषय आप पढ़ सकते थे। पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आपके लिए लाया गया है 5+3+3+4 का प्रारूप या पाठ्यक्रम, जिसमें दोस्तों 4 स्टेज को रखा गया है। ये 4 स्टेज के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसका सरकार का इसके अंदर जो लक्ष्य है वो है 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को प्राप्त करना। मतलब कि ये एनईआर नहीं है, सॉरी जीआर है, ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब यह है दोस्तों कि प्रदेश या देश में रहने वाले बच्चे जो स्कूली शिक्षा के लायक हैं और किन बच्चों को उसके अंदर नामांकित किया गया है जो स्कूली शिक्षा के लिए लायक हैं, वही अनुपात आपका क्या कहलाएगा? GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो 4 स्टेज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर फाउंडेशन स्टेज की। उसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों इसके अंदर आपकी प्री मैट्रिक की, और तीसरी बात करेंगे दोस्तों हम इसके अंदर मिडिल की और मिडिल स्टेज की। और ये प्री मैट्रिक स्टेज हो गया, ये फाउंडेशन स्टेज हो गया, और इसका जो चौथा स्टेज है वो है आपका सेकेंडरी स्टेज। मतलब ये हो गया आपका 5+3+3+4 का प्रारूप। तो चलिए इस पर पूरी विशेष चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आएगा आपका फाउंडेशन स्टेज, मतलब 5+, मतलब इसके अंदर जो कवर किया जाएगा वो कवर किया जाएगा 3 से 8 साल के बच्चों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों ये रखा गया है कि 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे को आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग कह लें आप, वो शिक्षा प्रदान की जाएगी, और जो शिक्षा होगी वो होगी एक्टिविटी आधारित शिक्षा होगी। उसके बाद 3 से 5 वर्ष के बाद 5 से 8 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 व 2 की शिक्षा प्रदान की जाएगी, और ये शिक्षा भी किस पर आधारित होगी? एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर इस पर ध्यान अधिक दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर समझ सकते हैं कि आप करीबन 3 से 5 साल तक के बच्चे को तो यहाँ पे प्री स्कूलिंग प्रदान की जाएगी, और जो 5 से 8 साल के बच्चे हैं उसको 1 से 2 कक्षा की शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो चलिए इसके अगले पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि हमारा है प्री मैट्रिक स्टेज। इस स्टेज के अंदर मतलब 3+, इसके अंदर 8 से 11 साल तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहली बात है कि 8 से 11 साल तक के बच्चों को कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। कक्षा 3 से 5 शिक्षा प्रदान करने पर जो उसको शिक्षा प्रदान की जाएगी वो की जाएगी उसकी मातृभाषा में, उसकी रीजनल भाषा में या उसकी लोकल भाषा के अंदर शिक्षा प्रदान करना जरूरी होगा, जिससे वे बच्चा सहजता से ज्ञान को प्राप्त कर सके और किसी ज्ञान को वो जल्दी से सीख पाए। इसलिए इसके अंदर मातृभाषा या रीजनल भाषा का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम मिडिल स्टेज की, जिसके अंदर है 3+, 11 से 14 साल के बच्चों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा, और 11 से 14 साल के बच्चों को कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा दी जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर 11 से 14 साल के बच्चों को 6 से 8 कक्षा की शिक्षा प्रदान की जाएगी, पर इस
इस कक्षा के अंदर जो विशेष बात होगी, इस पर जो ध्यान दिया जाएगा वो ध्यान दिया जाएगा कौशल विकास पर। और इसी के अंतर्गत बनाया गया है बैकलेस डे या वोकेशनल इंटर्नशिप। वोकेशनल इंटर्नशिप मतलब जो हमारी वोकेशनल जॉब होती है, जैसे हमारी कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डिंग का काम हो गया, तो उसके अंतर्गत बच्चों को ले जाकर एक 10 दिन का बैकलेस डे बनाया जाएगा। उसके अंदर जो बच्चे होंगे उनको इसके अंतर्गत वोकेशनल इंटर्नशिप कराई जाएगी और उनको यह काम सिखाया जाएगा, जिससे जो समाज के अंदर कार्य को लेकर कार्य की जो समानता है या कार्य के अंतर्गत जो भेदभाव हो रहे हैं उसके अंदर कमी आएगी और समाज स्तर में बढ़ोतरी होगी। तो इसके अंतर्गत विशेष ध्यान दिया गया है कि कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को कौशल विकास दिया जाए और उसको वोकेशनल इंटर्नशिप का बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सेकेंडरी स्टेज, जो कि आखिरी स्टेज है। इसके अंदर 4+ होगा, यानी कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों को लिया जाएगा और वो उनको कक्षा जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर विषयों का गहनता से अध्ययन कराया जाएगा और विषयों के चुनाव की स्वतंत्रता होगी। मतलब कि अगर कोई बच्चा 11वीं 12वीं में पहले जाता था तो उसको आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में जो सब्जेक्ट उसके पास है वही पढ़ने थे, उसके अंदर उसके अलावा वो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था, उसको समाप्त कर कर इसके अंदर विषयों के चुनाव की स्वतंत्रता रखी गई है। मतलब कि कोई फिजिक्स का बच्चा है, फिजिक्स का विद्यार्थी है, अगर वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है और वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। उसके अंतर्गत उसको उसका क्रेडिट भी दिया जाएगा। इसी को कहते हैं विषयों के चुनाव की स्वतंत्रता उसको प्राप्त होगी, जिससे वो किसी भी विषय का ज्ञान ग्रहण कर पाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं जो है कि रिपोर्ट कार्ड में बदलाव। रिपोर्ट कार्ड के अंदर इस नीति के तहत बदलाव किए जाएंगे, जो ऐसे इस प्रकार होंगे कि जो हमारे पहले रिपोर्ट कार्ड होते थे उसके अंदर शिक्षक द्वारा ही विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता था। भले से आप 12वीं तक पढ़ें या आप ग्रेजुएशन करें, उसके अंदर जो आपका मूल्यांकन किया जाता था वो एक शिक्षक द्वारा किया जाता था कि आप इस वर्ष किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो आपके रिपोर्ट कार्ड से आपको पता लग जाता था। उसके बाद बात करें तो अब जो नया सिस्टम है उसके अंतर्गत क्या होगा कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का मूल्यांकन तो किया ही जाएगा, पर विद्यार्थी द्वारा स्वयं का भी मूल्यांकन किया जाएगा और सहपाठियों द्वारा भी उसका मूल्यांकन किया जा सकेगा। जो कि एक जानने वाली बात है कि एक इंटरेस्टिंग बात है कि विद्यार्थी स्वयं का ही मूल्यांकन कर सकेगा और जो उसके सहपाठी है वो भी उसका मूल्यांकन कर सकेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं हम जो आसान बोर्ड परीक्षाएं। जो बोर्ड परीक्षा होती है हमारी 10वीं और 12वीं की, तो इसके अंदर ये देखा गया है कि जो विद्यार्थियों के ऊपर रटने की विद्या पर ज़्यादा ध्यान होता है उसको ख़त्म किए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो स्किल है उसके आधार पर परीक्षा आयोजित की जाए, जिसके अंदर वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाए। यानी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे वो आयोजित किए जाएंगे, जैसे कथन और निष्कर्ष जैसे जो प्रश्न होते हैं उस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे, जिससे बच्चे की स्किल का पता चले और उसको रट्टू विद्या से छुटकारा मिल पाए। और इसमें सेमेस्टर, वार्षिक व मॉड्यूलर परीक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा। इसी में देखें तो हम देखें जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होती है उसके अंदर जो विद्यार्थी होते हैं उनके ऊपर अधिक प्रेशर होता है, जिस कारण से वो अपना परफॉर्मेंस देने के चक्कर में बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, जिसके कारण से वो अपनी स्किल का जो अपनी स्किल है वो नहीं शो कर पाते हैं, जिस कारण से ये नई नीति के तहत उसको 2 बार परीक्षा कराई जाएगी साल के अंदर, और वो जो परीक्षा होगी वो किस पर आधारित होगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा पर आधारित होगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उच्च स्तरीय शिक्षा में बदलाव की। तो इसमें जो आपका कोर्स है, जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है वो आपका 3 वर्ष से 4 वर्ष के होंगे। 3 वर्ष की जगह कितने होंगे, 4 वर्ष के होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी बीए के अंदर
दाखिला लेता है और बीए के अंदर दाखिला लेने के बाद अगर वो 1 वर्ष के लिए कोर्स करता है तो जो उसने पढ़ाई की है उसका जो उसका क्रेडिट है वो भी मिलेगा। मतलब कि वो उसकी पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 2 वर्ष के लिए करता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 वर्ष के लिए करता है तो बैचलर डिग्री दी जाएगी जो अभी भी मिलती है। और जो 4 वर्ष के लिए करेगा उससे रिसर्च बैचलर डिग्री प्रदान की जाएगी। मगर अगर कोई व्यक्ति बीएड करना चाहता है तो बीएड करने के लिए, तो देखिए आप बीएड करने के लिए उसको 12वीं कक्षा के बाद डिसाइड करना होगा कि अगर उसे शिक्षक ही बनना है तो उसके अंतर्गत उसको 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करना होगा, या वो स्नातक के बाद भी या 3 वर्ष की बैचलर डिग्री के बाद भी वो उसका कोर्स कर सकता है। तो चलिए इसके बाद ये बात थी। अगर इसके अंदर ये देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति पीएचडी करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जब व्यक्ति को पीएचडी करना चाहता था तो उसको 3 वर्ष की बैचलर डिग्री और 2 वर्ष का जो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन है वो करनी होती थी। उसके बाद उसको एमफिल करना होता था, और एमफिल करने के बाद उसको करना होता था पीएचडी, जो उसकी पीएचडी होती थी, जो होती है लगभग 3 से 5 वर्ष की। वो यूनिवर्सिटी पर आधारित होती थी कि कोई यूनिवर्सिटी कितने वर्ष में उसको पीएचडी करवाती है। उसके बाद हम देखें जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत क्या किया गया है। तो उसके अंतर्गत ये किया गया है कि जो व्यक्ति 4 वर्ष का कोर्स कर लेता है उसको केवल 1 वर्ष का ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, या जो भी वो कर रहा है, एमए कर रहा है या एमकॉम कर रहा है, उसको केवल 1 वर्ष का ही करना होगा। उसके बाद उसको एमफिल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमफिल को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद वो सीधे 1 वर्ष का उसका पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो 1 वर्ष के लिए बाद सीधा पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो इसके बाद का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, ये देखिए एमफिल कोर्स की समाप्ति। 4 वर्ष के डिग्री कोर्स के बाद 1 वर्ष की पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वह पीएचडी की जा सकेगी। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं उच्च स्तरीय शिक्षा के जो अन्य बिंदु हैं। इसके अंदर बात की जा रही है कि जो भी अन्य आयोग बन रखे हैं उनका समापन करके केवल भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। उसके बाद बात की जा रही है इसके अंदर जो महाविद्यालयों को जो स्वायत्तता है, जो उनको स्वतंत्रता है, क्योंकि आप अगर देखें तो सारे विश्व जो महाविद्यालय होते हैं वो आते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही होते हैं, जिसके जो परीक्षा होती है। अब इस जो बाहर है जो महाविद्यालयों को भी स्वायत्तता इसके अंदर प्रदान की जा रही है। रिसर्च को बढ़ावा देने हेतु नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ये दोस्तों की जाएगी अमेरिका की तर्ज पर। अब अमेरिका की तर्ज पर इस प्रकार से की जाएगी कि इसके अंदर किसी भी स्ट्रीम का, मान लीजिए कि अभी मैं बात करूँ तो कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस का जो बच्चा है या कोई भी विषय के अंदर वो कर रहा है तो उसको रिसर्च के लिए जो ये बनाई गई है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंदर वो कोई भी दाखिल हो सकता है इस फाउंडेशन के अंतर्गत। इसके बाद देखें कि अब बात चली रही है तो डिजिटल शिक्षा को तो बढ़ावा दिया ही जाएगा। इसके लिए बनाया जाएगा NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म की स्थापना की जाएगी, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही बच्चों को सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। डिजिटल जो सामग्री होती है वो उपलब्ध कराई जाएगी, उसके अंतर्गत उसको शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसके अंदर भी आप ध्यान रखिएगा जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर रिसर्च को बढ़ावा देने हेतु इसके अंदर किसी भी स्ट्रीम का जो भी विद्यार्थी होगा वो इसके अंतर्गत अपनी रिसर्च कर सकता है। जो इस नीति का, जो एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको, जो इस नीति का मेन पॉइंट रखा गया है, जो इस नीति का जो मेन पॉइंट है वो है रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस नीति को लाया गया है कि जिस देश में
जिस देश में रिसर्च और इनोवेशन ज़्यादा होंगे उसके डेवलप्ड होने के चांस ज़्यादा होंगे। इसी वजह से इस नीति का लाया गया है, जिसके कारण रट्टू विद्या को छोड़कर बच्चा किस पे ध्यान दे, जो इनोवेशन और रिसर्च पर। अब बात करें इसके अंदर शिक्षा में जीडीपी का हिस्सा, मतलब कि शिक्षा में अगर आप देखें तो इसके अंदर किया जाएगा करीबन 6% तक का निवेश, 6% निवेश किया जाएगा पूरी जीडीपी का इस शिक्षा के अंतर्गत। पहले ये किया जाता था, जो वर्तमान में जो किया जाता है वो किया जाता है 4.43%, जिसे बढ़ाकर कितना किया गया है 6%। इसके अंदर जो उद्देश्य भी रखा गया है 2030 तक प्रत्येक व्यक्ति को युवा को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके अंदर का दोस्तों यही बातें मेन थी। अगर आपको कोई प्रश्न भी है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको और ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी जो करंट सिचुएशन पर आधारित होगी। आई होप आपको ये वीडियो के अंदर सब समझ में आएगा। अगर कोई आपका प्रश्न रह गया है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।